नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। यानी ये केस स्टडी क्वेश्चंस सीबीएसई के ऑफिशियल केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। पॉलिनोमियल पर बेस केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि आपने अगर मेरी पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाके इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल पर बेस केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कई बार इन वीडियोस का रेफरेंस हम आपको देंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, जिससे पॉलिनोमियल पर बेस कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए केस स्टडी 1 को पढ़ते हैं। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैराबोलिक शेप के। पैराबोलिक शेप का क्या मतलब है? यू शेप। कैसा शेप हो? यू शेप, प्लेन कर्व हो, वही शेप पैराबोलिक शेप हो जाएगा। देखिए यू शेप, इसकी बात हो रही है। Which is represented by a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कौन रिप्रेजेंट हो रहे हैं? पैराबोलिक शेप। आगे लिखा है अ पैराबोलिक आर्च इज एन आर्च इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। तो यहां पर एक और वर्ड आया, आर्च। आर्च का मतलब क्या होता है? आर्च इज अ काइंड ऑफ कर्व स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर है, उसका जो कर्व पार्ट है, अभी आगे फिगर से समझेंगे। कोई स्ट्रक्चर है, उसका जो कर्व पार्ट है, डेट सर्व एज अ सपोर्ट, जिससे उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन का पार्ट आर्च होता है। तो यहां पर लिखा है पैराबोलिक आर्च, मतलब एक ऐसा आर्च, एक ऐसा कर्व स्ट्रक्चर जो पैराबोला की शेप में हो। पैराबोलिक आर्च लिखा है, इज एन आर्च इन द शेप ऑफ पैराबोला। वही लिख भी दिया जो हमने आपको बताया। In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पैराबोलिक शेप के बारे में बता रहे हैं, आर्च के बारे में बता रहे हैं और पैराबोलिक आर्च के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या लिखा है देखिएगा, ध्यान समझिएगा। रिप्रेजेंटेड बाई अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? देखिए ये मेरी वीडियो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिस पर हमने पॉलिनोमियल अलग अलग डिग्री के, डिग्री 1 और डिग्री 2 पर उनके कर्व को ड्रॉ करा है। वहां से आप समझ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोलिक शेप क्यों बना रहा है। ठीक है। आर्च क्या होता है? देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन में कर्व पार्ट, और वो कर्व पार्ट कैसा? पैराबोला की शेप में, पैराबोलिक आर्च। यही है पैराबोलिक आर्च, जो सर्व करता है एज अ सपोर्ट। इसी की बात हो रही है। देख रहे हैं आप लोग, हर जगह पर आपको पैराबोलिक आर्च दिख रहा है। ये तो हुई केस स्टडी के एक्सप्लेनेशन की बात, इंटरप्रिटेशन की बात। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए, ये आप सभी लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। इसमें लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर। अब यहां पर बात हो रही है ये ए, बी और सी ये किस तरह के नंबर्स हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है ऑल आर रियल नंबर्स। दूसरा ऑप्शन लिखा है ऑल आर रेशनल नंबर्स। तीसरा ऑप्शन कुछ और लिखा है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ऊपर के दो ऑप्शन पर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? चलिए आप सभी लोग बोलना शुरू करिए। रियल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं? तो आप सभी लोग बोलेंगे सर रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, बहुत बढ़िया। रियल नंबर में होल नंबर भी आते हैं, बहुत बढ़िया भाई। रियल नंबर में सर इंटीजर भी आते हैं, गुड। और बताओ रियल नंबर में सर रेशनल नंबर भी आते हैं, बहुत बढ़िया भाई। रियल नंबर में बोलो इररेशनल नंबर भी आते हैं, क्या बात है। रियल नंबर में इररेशनल नंबर भी आते हैं। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इन डेसिमल भी आप लगा सकते हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी लगा सकते हैं। इन सभी का जो एक सेट बनाया जाए वो होता है रियल नंबर। हमने इसकी डेफिनेशन पर बात क्यों करी? देखिए आप सभी को पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। सर होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। समझ में आ रही बात? इंटीजर में भी 0 मिल जाता है,
रेशनल नंबर में भी सर 0 होता है। बहुत बढ़िया। अब इसकी डेफिनेशन को समझना क्यों जरूरी है ऑप्शन को सही या गलत बताने के लिए। यहां पर लिखा है, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर लिखा है ऑल। ऑल का मतलब क्या हुआ, ए बी सी तीनों की बात हो रही है, ठीक है। ऑल आर रियल नंबर्स। अगर ए की बात करें, अगर ए रियल नंबर होगा तो कभी ना कभी ये इस जीरो वैल्यू को भी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर, बिल्कुल होल्ड करेगा, क्योंकि इफ a इज अ रियल नंबर देन a विल डेफिनेटली होल्ड द वैल्यूज ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और 0 इज अ रियल नंबर तो 0 भी होल्ड कर सकता है a। और जब ये a 0 होल्ड करने लगेगा तब ये ax स्क्वायर का जो टर्म होगा बेटा वो तो 0 बन जाएगा। कब, जब a 0 वैल्यू होल्ड करेगा तब ax स्क्वायर 0 हो जाएगा। उस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 नहीं रहेगी, डिग्री 2 नहीं रहेगी। और जब डिग्री 2 नहीं रहेगी तब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। सपोज इसका ये ax स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाता है, तब मेरे पास bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा बचता है। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है। सब लोग बोलोगे सर x की पावर 1 है इसलिए डिग्री 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन या पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये इक्वेशन लिखा है क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 लिखा है। अगर इसको ऐसे लिखते bx प्लस सी की फॉर्म में तब ये पॉलिनोमियल होता, और कैसा पॉलिनोमियल होता, लीनियर पॉलिनोमियल होता। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि व्हेन a b एंड c आर रियल नंबर्स, उसमें एक केस ऐसा आएगा जब a 0 होगा और a 0 होने पर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। चलिए अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं और स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑल आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है, ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q कैन नॉट बी 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में एक केस ऐसा भी आएगा जब हम 0 की बात कर रहे होंगे, 0 के डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म को ऑब्टेन करने लगेगा। इस तरह से 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। अब 0 अगर रेशनल नंबर होता है और वो वैल्यू अगर a ने उठा ली, यानी a की एक ऐसी वैल्यू जो 0 है, जो कि एक रेशनल नंबर है, उस केस में अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अब कई सारे बच्चों को याद आ रहा होगा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस केस में ये भी लिखा जाता है a कैन नॉट बी 0। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर खत्म, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अब सी ऑप्शन को पढ़ो, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ये देखो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर, b और c से कोई मतलब होता नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या निकल के आएगा, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, रूट कैसे दिए हैं, इक्वल दिए हैं, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन बेटा इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में समझना है तो ये एक वीडियो है मेरी जिसका टाइटल है नेचर ऑफ रूट्स। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के डाल देंगे। उससे क्या होगा, अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना है तो वो दूसरी वीडियो से ही समझना पड़ेगा, यहां पर तो हम सीधे उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल रूट्स की बात होती है उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, ये अल्फा होता है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन के इज, देखिए फिर वही बात, आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट देखी है उसमें एक वीडियो है जिसमें रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट पर बात करी है, उसी का एप्लीकेशन यहां पर लगने वाला है। देखिए अगर हम इस
पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करें अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 8k, ठीक है, इसका कंपैरिजन अगर हम करें ax² प्लस bx प्लस c से, उस केस में a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 आएगी, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू क्या आएगी सर -1 और c की वैल्यू 8k आएगी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। और हमें यह भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताएगा कोई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, बोलो, c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बढ़िया बेटा। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, यानी एक 0 अल्फा, दूसरा 1 अपॉन अल्फा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू बेटा क्या निकाली कंपेयर करके? सर 8k निकाली, बहुत बढ़िया। और a की वैल्यू सर 2 निकाली है। बात समझ में आ रही है? क्या यूज हुआ है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन a। ठीक, c की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, अल्फा से अल्फा शहीद हो गए। अब क्या बच रहा है मेरे पास? 1 इज इक्वल टू 8k अपॉन 2। ठीक है, 2 से 8 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8। तो बेटा बताओ k की वैल्यू क्या आई? कोई बताएगा? चलो देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें इसको तो 1 इज इक्वल टू 4k आएगा और k की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4। आपके ऑप्शन में 1 अपॉन 4 कहां पर है? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 अपॉन 4 यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर लिखा है द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किस तरह का ग्राफ है? इसके ग्राफ को समझ के ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ठीक है भाई, तो ऐसा करते हैं, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो px इज इक्वल टू x² प्लस 1, सही है। अब एक बात बताइए, जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमें एक और एक्सिस वाई लाना होगा। उस केस में हम क्या करते हैं? इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं? सर वाई के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² प्लस 1, यही आएगी कि नहीं? हाँ सर यही आएगी। अब ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल क्यों बनानी होती है? सर एक एक वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरी वैल्यूज को निकालते जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, देखो यहां पर हमने बना ली टेबल, आप सभी को यह बात पता भी होगी। चलिए फिर सॉल्व कर लिया जाए इसको। x और ये y, ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? सभी लोग बोलेंगे सर यहां पर 0 प्लस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, समझ में आ रही है बात? चलो एक बार हमने 0 रखा x की वैल्यू तो y आ गया 1। अब एक बार हम अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y क्या आएगा? सर y आएगा 2। ठीक, क्यों भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, सही है। अब एक बार -1 रख दें तो भी सर y की वैल्यू 2 ही आएगी। क्यों? ये भी समझ लो, सर -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस निकल के आएगा, वैल्यू 2 आएगी। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे एक और वैल्यू निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी 5 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। बात समझ में आ रही है? तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y आया 5, x की वैल्यू -2 रख दो तब भी y 5 ही आएगा। तो हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं इस बात को भी समझ लेते हैं। हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो है 0,1, बहुत बढ़िया, बोलते रहो साथ साथ, 1,2, -1,2 और दो और लिख दिए हमने 2,5 और -2,5। इस तरह से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। ठीक है, अब क्या करें? अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो भाई, तो ग्राफ पर आ जाते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं हमने, सब लोग ध्यान में रखिएगा। इसको ड्रॉ करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। देखिए 0,1 यहां पर आएगा, बहुत बढ़िया भाई, ये आपका 0,1 हो गया। और 1,2 -1,2 इसको ही बनाते हैं। 1,2 एक कोऑर्डिनेट आपका ये आएगा,
-1,2, -1,2 आपका ये आ जाएगा। और बताइए भाई 2, एक था ना 2,5 -2,5, देखो भाई 2,5 कहाँ पर आएगा, ये 2 ये 5 यहाँ पर आएगा, -2,5 कहाँ पर आएगा, ये देखो यहाँ पर आएगा। चलिए इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये इस शेप में साफ साफ बनाते हैं इसको, कुछ इस तरह का शेप हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इस ग्राफ को देख के चलिए इसको लिख भी देते हैं 0,1, ठीक है। और ये क्या है 1,2, बहुत बढ़िया। ये क्या है -1,2। और बताइए ये है हमारा 2,5 और -2,5। ये सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे। चलिए अब इसको आप ऑब्जर्व करिए ये किस तरह का कर्व बन रहा है, और फिर ऑप्शन को देखते हैं। लिखा है इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए एक्स एक्सिस तो ये जा रहा, क्या इसको इंटरसेक्ट कर रहा? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। आगे टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। आगे क्या लिखा है नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये ऑप्शन समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है ईदर टचेस और इंटरसेक्ट, भैया ना वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को ना इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ही ऑप्शन दिखता है नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे पता चला? ग्राफ को ऑब्जर्व करके पता चला। ग्राफ कैसे बनाया? एक्स की वैल्यू रखते गए, वाई की वैल्यू निकालते गए, वहां से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले और ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो, अगर समझ में नहीं आ रही है तो टेलीग्राम पर जाओ, मैसेज करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें अपने आप को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर लेते हैं फिर। अब हम छोटे हो गए, अब तो क्वेश्चन देखने लगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ रूट्स इज -p, सम ऑफ रूट्स दिया है, आगे दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बात पता होगी कि पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो। ना पता हो तो याद कर लेना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, कहीं कहीं पर सम ऑफ जीरोस लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सम ऑफ रूट्स इनटू x, बात समझ में आ रही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही उठा रहे हैं, रूट्स लिखा है तो रूट्स लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, समझ में आ रही है बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। अब यहां पर एक बात ऑब्जर्व करिए, सभी ऑप्शंस में के चिपका हुआ है, दिख रहा है के चिपका हुआ है। के कुछ और नहीं है, एक कोफिशिएंट है जो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं चिपका हो, तो चिपका भी लेते हैं भाई उसको। यहां पे हमने ब्रैकेट लगाया और इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आखिर तक के लिखा रहेगा ऐसे ही, ठीक है भाई। अब वैल्यूज को रखते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है सर? -p है, देखो -p है तो ब्रैकेट में लिखो -p। क्यों भैया? क्योंकि इसके बाहर भी माइनस का साइन लगा है और p में माइनस का साइन लगा है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन की गलती कर दोगे, ठीक है। प्लस आगे देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट लिखा है -1/p, फिर से ब्रैकेट लगाया, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा साइन दिखे तुरंत आप ब्रैकेट का यूज करिए जिससे गलतियां नहीं होंगी साइन की। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, के x² प्लस px -1/p, यही हमारा क्या है सर? पॉलिनोमियल है। ऑप्शन में बताओ भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? चलो जल्दी बताओ, ऑब्जर्व करो ऑप्शंस में, x² प्लस px, देखो यहाँ पर px² गलत हो गया, px² ये भी गलत हो गया, x² यहाँ पर है, प्लस में px है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है x² प्लस px -1/p, यही क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमने केस स्टडी 1 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पर। चलिए केस स्टडी 2 को पढ़ते हैं। लिखा है इसमें एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर, मतलब आसन की बात हो रही है, योगा में जो हम लोग आसन करते हैं उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। ओरिजिनली एंड स्टिल अ जर्नल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज, ठीक है भाई, and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है,
अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस को रिलेट कर रहे हैं आसन के टर्म्स से, ठीक है। उसी में बताया है हाथा योगा के बारे में और मॉडर्न योगा के बारे में। बस बात यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं, देखो इनका जिस्ट समझो, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग आसन करते हैं, जब हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कई तरह से कई पोजीशंस ऐसी आती हैं जब हम लोग एक कर्व्ड स्ट्रक्चर में अपनी बॉडी को मूव करते हैं या बैलेंस करते हैं। देखना, in the figure one can observe that pose can be related to representation of quadratic polynomial। वहीं पर बात आ गई कि नहीं आ गई? हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हर चीज को पॉलिनोमियल से जोड़ेंगे। अब पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कैसा कर्व बनाता है? पैराबोलिक कर्व बनाता है। कैसा कर्व? यू शेप्ड प्लेन कर्व होता है, वही पैराबोला होता है। ऐसा ही कर्व पैराबोलिक कर्व हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? आसन को, योगा को, एक्सरसाइजेस को कर्व से रिलेट करने के बाद उस पैराबोलिक कर्व को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेट करके समझा रहे हैं, ठीक है। ये बस एक्सप्लेनेशन है केस स्टडी के, जो इन्होंने थ्योरी दी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा है द शेप ऑफ द पोजेज शोन इज। हमने बात क्या करी अभी? कैसा शेप बना रहे हैं? पैराबोला की शेप में, कर्व्ड स्ट्रक्चर में। आंसर हो जाएगा पैराबोला। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे लिखा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। पैराबोला होता कैसा है? अभी बात करी, कुछ ऐसा पैराबोला होता है यू शेप का। कितने तरह से बन सकता है? ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है। ये आपका केस 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से इधर से बना दें अगर तो केस 3 हो गया, और इधर से बना दें तो केस 4 हो गया। यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो पैराबोला है वो ओपन से डाउनवर्ड्स, मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये ओपन किधर को हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। ये ओपन किधर को हो रहा है? ये अपवर्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये अपवर्ड है। अपवर्ड कैसा? ये ऊपर की तरफ। और डाउनवर्ड कैसा? ये देखो नीचे की तरफ। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि ए की कौन सी वैल्यू पर जो पैराबोला है वो ओपन से डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ खुलेगा, यानी इस शेप की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ए की अलग अलग वैल्यूज पर पैराबोला को समझना होगा, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया हमने, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a कैन नॉट बी 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक कर्व चाहिए। पैराबोलिक कर्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे इसको आसान तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए, उसको समझने के लिए हमने क्या करा, b और c को 0 के इक्वल अज्यूम कर लिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि इसको हम इजीली बना पाए, कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो यहाँ पर px क्या आ जाएगा फिर? ax²। यही आएगा मेरा पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू ax²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पूरे के पूरे a पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि b और c को 0 बना दिया है। यहां से इसका कंस्ट्रक्शन आसान हो जाएगा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल a पर डिपेंड कर रहा है तो a के कितने केसेस बन सकते हैं, इस बात को समझते हैं। a 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए a अगर 1 हो जाए, एक केस मान लेते हैं। a अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, और a अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये वाला केस भी इसी के अंदर आएगा कि मोर देन 0 हो जाए, ठीक है ना। मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव केस। तो ये 2-3 केस हम लोग a के समझ सकते हैं, उसके बाद हम इस पर कोई कंक्लूजन देंगे। चलिए पहला केस उठाते हैं, जब a इज इक्वल टू 1 हो। अगर a इज इक्वल टू 1 है तो क्या हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में पॉलिनोमियल क्या आएगा बताइए? जब a इज इक्वल टू 1 होगा तो पॉलिनोमियल यानी y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? x² के इक्वल आएगी। a की वैल्यू 1 रख दी। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहां पर x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? सभी लोग बोलेंगे सर 0 रखने पर y 0 आएगा। बहुत बढ़िया। x 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। x -1 रखेंगे तो भी y 1 ही आएगा। बहुत बढ़िया। और बताइए जब x 2 रखते हैं
तो y 4 आता है। आगे बता दीजिए एक पॉइंट और, जब x -2 रखेंगे तो भी y 4 ही आएगा। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? 0, 0, 1, 1, -1, 1, 2, 4, -2, 4। जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा पैराबोलिक कर्व मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये देखिए 1, 1, -1, 1। ये देखिए 2, 4, -2, 4। बात समझ में आ रही है ना? सारी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए, ये तो हो गया कब? जब y = x² है, यानी a = 1 वाले केस में। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, a की वैल्यू को मोर देन 0 अज्यूम कर लेते हैं। मोर देन 0 अज्यूम करते हैं और कुछ अलग अलग वैल्यूज पर कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक बार अज्यूम कर लिया a = 0.2 और एक बार अज्यूम कर लिया a = 5। पॉलिनोमियल क्या था? y = ax²। तो जब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? y = 0.2x², यानी 0.2 भी समझ सकते हैं, और y = 5x²। बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, अब क्या करें? अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? स्टेप्स वही हैं। ठीक है, इसके भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। चलिए, अब आप लोग सोचिए, आप लोग अपनी कॉपी में करिए, हम यहाँ पर करते हैं, उसके बाद दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब पहले वाले में देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रख दें, बताओ, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? सर y भी 0 मिलेगा। मानते हो या नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? सर y 0.2 या 0.2 मिलेगा। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी y 0.2 भी मिलेगा। इसी तरह से आप आगे भी वैल्यूज को रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, x और y की वैल्यू को चिपकाते हैं। जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y 5, जब x -1 तब y क्या होगा? तब भी y 5 ही होगा। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो y = 0.2x² का ग्राफ है, यहां पर y = 5x² का ग्राफ है। दोनों ही ग्राफ को अगर हम देखें तो ये अपवर्ड खुल रहे हैं। किधर खुल रहे हैं भाई? अपवर्ड ओपन होते हैं, अपवर्ड ओपन हो रहे हैं, और a की वैल्यू मोर देन 0 है। तो एक कंक्लूजन तो ये आ गया, व्हेन a इज मोर देन 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज मोर देन 0, देन द पैराबोलिक कर्व ओपन्स अपवर्ड। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों कर्व को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए अगर, तो देखिए ये वाला ग्राफ जो ब्लू कलर से है ये काफी नैरो है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो सही है। और ये देखिए ये काफी ब्रॉड है। समझ पा रहे हैं? चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। यहां पर बात समझिए, जब a की वैल्यू 5 है तब कर्व, पैराबोलिक कर्व नैरो है। जब a की वैल्यू 0.2 है तब कर्व ब्रॉड है। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? जैसे जैसे a की वैल्यू ज्यादा होती है वैसे वैसे कर्व नैरो होता जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे a की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे कर्व ब्रॉड होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार रिवाइंड करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और एक्सप्लेनेशन को दोबारा से सुनिए। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या बनता है? जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा? 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव हो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। पॉलिनोमियल क्या है? y = ax²। वैल्यूज क्या अज्यूम करें बताइए आप लोग? कुछ आसान सी वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। चलिए, a की वैल्यू एक बार अज्यूम कर ली -0.25 और एक बार अज्यूम कर ली -4। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है भाई, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? देखिए y = -0.25x², और यहां पर पॉलिनोमियल क्या बनेगा? y = -4x²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको भी क्या करते हैं? ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो बताओ,
x की वैल्यू क्या रखी जाए, y की वैल्यू क्या आएगी, सब लोग अपने अपने कॉपी में सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। आपकी मर्जी है आप क्या वैल्यू रखते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कॉपी नहीं करना है, अपना दिमाग भी लगाना है। चलो भाई बोलना शुरू करो। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे y तुरंत दौड़ता हुआ 0 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे y माइनस में आएगा 0.25। समझ में आ रही बात, ये 0.25 लिखा है, 0 हटा दे अगर, जगह मेरे पास कम है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप सभी को पता है ये बात, ठीक है भाई। आगे देखिए, जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तब भी ये -0.25 ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात, जगह मेरे पास कम है, -0.25 आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। आगे देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखिए, जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y -4, जब x -1 तो y -4। ऐसे ही हम और भी कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। इसको क्या करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अब ग्राफ पे। देखिए दोनों ही ग्राफ किधर को खुल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नेगेटिव डायरेक्शन में ऑफ वाई एक्सिस, यानी डाउनवर्ड ओपन हो रहे हैं। इधर डाउनवर्ड ओपन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड क्यों, लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। जब a की वैल्यू नेगेटिव है और a से y मेरा नेगेटिव आ रहा है, और जब y नेगेटिव आएगा यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोलिक कर्व ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, जब a की वैल्यू छोटी है, नेगेटिव में छोटी है, तब देखिए कर्व मेरा ब्रॉड है, और जब a की वैल्यू नेगेटिव में बड़ी है तब मेरा कर्व नैरो है। ये समझ में आई बात। और एक और बात यहां से क्या समझ में आ गई, व्हेन a इज लेस देन 0 देन द पैराबोलिक कर्व ओपन्स डाउनवर्ड। समझ में आ गई बात, सारे केसेस को समझ लिया। चलिए अब हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं और उसके आंसर को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था। चलिए क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड कब ओपन होता है, व्हेन a इज लेस देन 0। a इज लेस देन 0 होने का मतलब a की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब y की वैल्यू नेगेटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब y एक्सिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा पैराबोलिक कर्व ओपन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, अब सब लोग जान रहे होंगे, a इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है। अगर आपको समझ में ना आया हो, एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ये सारे ही क्वेश्चंस हमने प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में सॉल्व करे हैं। क्या करना है भाई, पॉलिनोमियल px होता है, px को हम y के इक्वल अज्यूम करते हैं। पॉलिनोमियल 0 हो जाए यानी y 0 हो जाए, और y 0 कहां पर होता है, सर y 0 होता है x एक्सिस पर। इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल का कर्व है वो x एक्सिस को जहां जहां पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां वहां पर y 0 होगा। समझ में आ रही बात या नहीं, वहां वहां पर y 0 होगा। तो हमें यह देखना है कि पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी बार और कहां कहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आपका -2 लिखा है और ये 4 लिखा है। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये जो पिक्चर है वो काफी ब्लर पिक्चर है, ऑफिशियल पीडीएफ से ही इसको लिया गया है। तो देखा हमने कि 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने, सर 2 जीरोस। समझ में आई बात। और वो जीरोस अगर पूछ लिए जाए तो सर -2 और 4 वो पर्टिकुलर जीरोस होंगे जहां पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, द 2 जीरोस, मतलब वही बात जो अभी बोली, वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं, तो -2 और 4। -2 और 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर बी ऑप्शन, -2 और 4। कितने आसान क्वेश्चन है बेटा, यही सब आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी हमको लग रहा है छोटा होना पड़ेगा। चलो छोटा हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। जो वैल्यूज हैं वो स्क्वायर रूट्स में है, ठीक है। कुछ बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक वीडियो ये है जिसमें फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ट्रिक बताई है। दूसरा एक वीडियो और है जिसमें हमने स्क्वायर रूट्स के फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। और हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रिवीजन वाली सीरीज है उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को भर भर के करवाया है।
तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप लोग वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो हो गया फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा हो गया कौन सी, स्क्वायर रूट्स के फैक्टर करना सीखें, और कौन सी वीडियोस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन सीरीज है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस को कराया है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है भाई, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिएगा, 4√3 इंटू 2√3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बनेगा, ठीक। 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 बनेगा, 8 इंटू 3 आएगा, 8 इंटू 3 मतलब 24 आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर 24 आएगा, बात समझ आ गई, ठीक है भाई। पहला पॉइंट हमें मिल गया 24। अब फिर सेकंड स्टेप बताइए। सेकंड स्टेप में हम इस साइन को ऑब्जर्व करते हैं, नेगेटिव साइन, बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेप में हम x के कोफिशिएंट को देखते हैं 5। अब बात को समझिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए सर, 24, और सब्सट्रैक्ट करने पर ये देखिए 5 आना चाहिए। नंबर्स बता दीजिए आप लोग। सर बहुत ही आसान नंबर है, 8 3 ज़ा 24, 8 माइनस 3 5। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब क्या किया जाए सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं। चलो बताओ फिर क्या लिखें, पी एक्स इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 की जगह पर लिखेंगे 8 माइनस 3 माइनस 2√3। बात समझ में आ रही है? ये रफ वर्क को हटा दें, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलो भाई अब क्या करना है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है और कॉमन वैल्यूज को ढूंढना है। चलो कर लेते हैं ये भी काम। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब कॉमन कैसे लेंगे, सभी को पता है आई गेस। पी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर 4 कॉमन दिख रहा है, देखो 4 यहां पर भी है, 4 8 के अंदर भी छुपा है। 4 कॉमन है और x कॉमन है, क्या मिलेगा, √3x प्लस 4 2 8 यानी 2 मिलेगा। अब देखिए यहां दोनों ही जगह माइनस का साइन कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, √3 कॉमन दिख रहा है। भैया √3 कैसे कॉमन दिख रहा है, देखो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो यहां पर एक √3 बाहर आ जाएगा और यहां पर तो ऑलरेडी एक √3 है, ये भी बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। चलो भैया ये भी ले लेते हैं, माइनस का √3 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है अब, यहां बचेगा x प्लस, बोलो x प्लस 2। सही लिख रहे हैं? नहीं गलत लिख रहे हैं, √3 बचेगा, √3x प्लस 2। देख रहे थे तुम लोग, जाग रहे हो या सो रहे हो, ठीक है ना, जागते हो पढ़ो। अब आगे देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू √3x प्लस 2, ये मिल गया हमें दोनों में कॉमन, √3x प्लस 2, और क्या बचा 4x माइनस √3। अब देखो हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोज। जीरोस पर क्या होगा सर, जीरोस पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, मतलब px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब px 0 हो जाएगा इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। हाँ सर बात तो सही है, 0 के केस में, ठीक है ना। ये अगले स्टेप में आएगा, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमें अलग स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो यहीं पर समझा दिया कि जब 0 की बात करेंगे तो px को 0 लेना पड़ेगा। अब ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं या दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये अलग अलग 0 होंगे। अलग अलग 0 होने का मतलब क्या है, एक बार √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार बोलो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आप सभी लोग x की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। यहां पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 को उधर फेंको -2 और √3 डिवाइड में जाएगा, ये देखो अपॉन में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। यहां पर बता दो x इज इक्वल टू √3 माइनस में उधर फेंकेंगे प्लस में जाएगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। x की दो वैल्यूज आ गई। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं सही करा है या गलत करा है। पहला ऑप्शन क्या है, -2 अपॉन √3 कहीं पर दिख रहा है, हाँ सर दो जगहों पर दिख रहा है, बी और डी में। दूसरी वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 4, ये कहां पर है सर, ये तो बी में दिख रही है क्योंकि डी में तो माइनस कर दिया, ये मेरी प्लस में आ रही है। यानी ऑप्शन क्या बन रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन बन रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से केस स्टडी 2 के भी सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पर। चलिए भाई केस स्टडी 3 को पढ़ते हैं। बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। हम सभी को यह बात पता है। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। ठीक है भाई, ये भी बात हमें पता है। अब बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड एंड सॉकर प्लेयर यूजेस हिज फीट। ये तो नया बता दिया है, ये भी पता ही है यार, ऑब्वियसली पता है। बास्केटबॉल हाथ से खेलते हैं और फुटबॉल पैर से खेलते हैं। देखो भाई, ये आपका बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, और ये आपका फुटबॉल प्लेयर है। ये देखो, ये हाथ से बॉल को फेंक रहा है और ये बेटा पैर से किक कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या लिखा है। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इनडोर ऑन अ कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। ठीक है यार, कुछ नया नहीं बता रहे हैं अभी तक। द प्रोजेक्टाइल, ये देखो वर्ड नया आया, द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को ब्रैकेट में एक वर्ड भी लिखा है, पाथ ट्रेस। इसको समझते हैं पहले। देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जाए। आप भी एक ईंटा लीजिए और ईंटे को ऊपर की तरफ से फेंकिए। आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे और बाकी गेम्स भी खेलते होंगे, तो जो बॉल का मूवमेंट होता है वो कुछ ऐसे ही होता है। पहले आगे जाती है, थोड़ा थोड़ा हाइट के साथ आगे जाती है और फिर वो नीचे की तरफ गिरती है। तो ये जो पाथ ट्रेस कर रही है, जिस रास्ते पर वो बॉल मूव कर रही है, उसी को प्रोजेक्टाइल बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोकेशंस को समझ रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे उसकी लोकेशंस बदल रही हैं और आखिरी में वो फिर से ग्राउंड पर आके गिर रही है। ठीक है, तो इस तरह का पाथ क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ये एक प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोजेक्टाइल क्या है, एक तरह का पाथ है, एक तरह का रास्ता है। कौन ट्रेस कर रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है वो बॉल हो। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है द प्रोजेक्टाइल ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये देखिए हम लोगों ने देख ही लिया है। पैराबोला हम लोगों को पता है यू शेप्ड प्लेन कर्व होता है, और ये देखो एक पैराबोला का शेप बन भी रहा है। ठीक है, यही बात इन्होंने लिखी भी है। पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व कैसा होता है? पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज, सभी को पता है क्या है सर? पैराबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। पिछली केस स्टडी में बात करी थी, 3 केस बनाए थे। ए इज इक्वल टू 1 पर, ए इज लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 0। याद है कि नहीं? डाउनवर्ल्ड कब ओपन होता है? जब ए नेगेटिव होता है। अपवर्ल्ड कब ओपन होता है? जब ए पॉजिटिव होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, व्हेन ए इज मोर देन 0। अब रुको यहां पर थोड़ी देर, क्या a इज इक्वल टू 0 पर ये पॉसिबल है? ये वाला केस पॉसिबल है? यहां पर भी तो ग्रेटर देन आ रहा है। अब आप लोग सोच के बताइए, ये केस क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बट जब a इज इक्वल टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। याद है कि नहीं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला केस गलत होगा। समझ में आई बात या नहीं? ये गलत होगा। क्यों गलत होगा ये बात समझ में आई? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये तो पहले ही से पता था, a इज ग्रेटर देन 0 विल बी अवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा है? इन दी अबव ग्राफ, अबव मतलब इसी ग्राफ की बात हो रही है। हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर दी पॉलिनोमियल, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। पॉलिनोमियल का कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होंगे। एक बार यहां कर रहा, दूसरी बार यहां कर रहा, तीसरी बार यहां कर रहा। कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, ये आपका 2 है, ये आपका -1 है और ये आपका -3 है। फिगर थोड़ा ब्लर है इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा इसका आंसर? सर ऑब्वियसली 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा तो 3 जीरो होंगे। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 जीरोज, सही है, यही बात अभी बोली थी। इन दी अबव शोन ग्राफ आर, कौन कौन से हैं? देख लो फिर से, -3 -1 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? -3 -1 2। ऑप्शन नंबर, ये देखो डी गलत ऑप्शन लिखा है, ये ए होना चाहिए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इस तरह से मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझिएगा, पहले हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। कहां पर देखा? यहां पर देखा। फिर हमने देखा कि वो 3 पॉइंट या 3 जीरोस हैं, कौन कौन से? -3 -1 और 2।
अब ये बात मालूम पड़ गई, -3, -1 और 2, यहां पर पॉलिनोमियल 0 है। समझ में आ रही है बात? अब ये कह रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट पर पॉलिनोमियल 0 है तो उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, उसकी इक्वेशन को फाइंड करो। तो देखना, बात को समझना, लॉजिक पकड़ लिया तो सब कुछ समझ लिया। जिसने मेरी वीडियोस देखी है उसको तो सब पता होगा ही होगा। देखना, इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं सर, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, यही तो होता है बेटा। हाँ सर, यही होता है। इस केस में क्या होगा, अगर हम 3 को इधर ले आए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, बात तो सही है। यहां पर देखिए, अगर 1 को x के पास ले जाएं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, यही होगा। अब देखिए, इनको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 अगर अज्यूम करें और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, और राइट साइड में 0 0 0 मल्टीप्लाई होंगे तो सर 0 ही मिलेगा। ये हो गई बात बेटा बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको जीरोज पता है तो पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला चाहते हैं, ठीक है ना, वही चीज आपको समझ में आती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा ये कुछ जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के। क्या करना है आपको? एक्स माइनस अल्फा, समझ रहे हैं, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर रख दो? सर 0 के बराबर। ये आपका पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको समझा जाए। देखो, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। देखना कैसे आएगी। यहां पर x माइनस अल्फा है तो x माइनस -3 ऐसे ही तो लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये अल्फा की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये बीटा की तरह काम करेगा और ये गामा की तरह, क्योंकि ये 3 जीरोस हैं। ठीक, बीटा की बात करते हैं, x माइनस -1, ठीक है, और x माइनस 2, बात समझ में आ गई। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, अंदर वाले x प्लस 3 आएगा, ठीक है, x प्लस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। चाहे आप कोई भी मेथड को यूज करिए, आप चाहे पहले मेथड को यूज करिए, चाहे आप डायरेक्ट सेकंड मेथड को यूज करिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। अब हमारा काम क्या है? अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करना ही हमारा काम है, फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या करना है? चलिए इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यानी इनका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक बात आप लोगों ने ऑब्जर्व करी, हमने यहां पर इक्वल टू 0 लिखा है। इक्वल टू 0 किस में आता है बेटा? कभी भी पॉलिनोमियल में 0 के इक्वल वैल्यू नहीं आती है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर इक्वल टू 0 लिखा है तो ये एक इक्वेशन की तरह काम करेगा। तो करना क्या होगा? पहले हम लोग 0 रख के निकाल लिए, फिर हम क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे। याद है आपको, जब हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू px रखते हैं और जब जीरोस निकालने होते हैं तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, याद है कि नहीं? उसी तरह से, क्योंकि ये जीरोस का प्रोडक्ट ही तो है, और जब ये जीरोस के प्रोडक्ट से बनी है इक्वेशन तो 0 आ रहा है, लेकिन जब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो इक्वल टू 0 हटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वही मेरा पॉलिनोमियल होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए x प्लस 1 प्लस 3 x प्लस 1, और ये करली ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्या लिखेंगे? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना। चलिए भाई, और क्या बच रहा है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो ऐड हो रहा है उसको भी ऐड कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहां पर मिल रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से बेसिक पकड़ते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो बच्चे भी समझ लेंगे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 4x एक्स माइनस 2 प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप लोग x माइनस 2 से भी ओपन कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई
फर्क भी नहीं है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आएगी। अब सेम शक्लों को पकड़ लो, यानी सेम टर्म्स को पकड़ लो और उनको जो भी ऑपरेशन उनमें हो रहा हो वो कर दो। एक्स क्यूब जैसा कोई नहीं है, उसको वहीं रख दिया। देखिए एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या मिलेगा? प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए x और x अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ा है 8x यानी माइनस का 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हुई मेरी इक्वेशन की बात, समझ में आ रही है या नहीं? तो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो पॉलिनोमियल भी हमारा यही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। px विल बी, बोलो, px विल बी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यही हमारा आंसर होगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 कहां पर है भाई? माइनस 5x माइनस 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। तो इस तरह से हमारे तीनों केस स्टडी क्वेश्चंस यहां पर खत्म होते हैं। और आप सभी को पता है अब हम क्या कहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाना है। और हाँ, एग्जाम से पहले आपको बहुत मेहनत करनी है, जिसके लिए हम भी आपके साथ हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए और कोई भी डाउट आता है, किसी भी टाइम आता है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।